अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लेक्चरशिप प्रिपरेशन के लिए जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं ये है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक सब डिसिप्लिन है, केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस, इसमें होने वाली चेंजेस और न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, इट कंसर्न्ड विद द चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब न्यूक्लियर चेंजेस जो हैं बेसिकली कैसे आती हैं, रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए या फिर न्यूक्लियर चेंजेस न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। इसमें क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जबकि बाकी तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये किसी भी एलिमेंट की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि जो केमिकल और फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर बिहेवियर ऑफ एटम्स, तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। अब इनमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन। ठीक है, क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर जॉइंटली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, ये कैसे होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू न्यूक्लियाई और अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल का किसी न्यूक्लियस का के साथ इंटरेक्शन हो या दो न्यूक्लियाई का आपस में इंटरेक्शन हो, तो उसके नतीजे में क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसको डील करती है? It deals with the study of nuclear particles, nuclear forces and nuclear reactions। ठीक है, सो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब हम कंपेयर करें केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस को। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? इसमें एक सब्सटेंस कन्वर्ट होता है दूसरे सब्सटेंस में, लेकिन एटम्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। ठीक है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? इसमें एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट होते हैं इनटू एटम्स ऑफ एन अदर एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियर जो है कंपोजिशन वही चेंज हो जाती है। उसके बाद ओनली केमिकल रिएक्शंस में जस्ट इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में हिस्सा लेता है। और केमिकल रिएक्शंस के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो जो रिएक्शन रेट्स हैं आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट। ठीक है, यानी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो रिएक्शन रेट्स हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर और कैटलिस्ट और बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर और कैटलिस्ट। अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी जो है ये एक स्पॉन्टेनियस और अनकंट्रोल्ड डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, विच अकर्स बाय एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन फ्रॉम एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, radioactivity is a phenomena of spontaneous and uncontrolled disintegration occurs by emission of active radiation from an unstable atomic nucleus। अब क्या है कि कुछ जो हैं एटम्स, उनके न्यूक्लियस जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, उसके नतीजे में
रेडिएशंस की एमिशन होती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की बेस पे, ठीक है, रेडिएशन जो अमिट होती हैं थ्रू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, बाय द नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इनको क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। यानी एमिशन ऑफ रेडिएशन जो होती हैं वो कितनी तरह की हैं, 3 तरह की हैं। ठीक है, एक है अल्फा एमिशन, एक है बीटा एमिशन, और दूसरा क्या है, गैमा एमिशन। अब यहाँ पे डायग्राम में भी देखिएगा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेड ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पड़ा हुआ है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होगा, रेडिएशन की एमिशन होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास जो एट द एंड फोटोग्राफिक प्लेट पे डिफ्लेक्शन है, तो वो 3 तरह की है। ठीक है, एक डिफ्लेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, वो किसकी तरफ, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट नेगेटिव है, यानी नेगेटिव साइड पे डिफ्लेक्ट हुई है, तो इन्हें हम कहते हैं अल्फा रेज। ठीक है, और ये एमिशन क्या कहलाती है, अल्फा एमिशन। अब पॉजिटिव साइड पर डिफ्लेक्शन किसकी है, बीटा रेज की है। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स की, इसे हम बीटा एमिशन कहते हैं। जबकि गैमा रेडिएशन जो हैं, गैमा रेज, ये अनडिफ्लेक्टेड बिल्कुल सीधी जाके टकराई हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की रेडिएशन हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में अमिट होती हैं। अब यहाँ देखिएगा कि व्हेन दीज रेडिएशन आर गिवन आउट बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो प्रोसेस क्या कहलाता है। अगर अल्फा रेडिएशन एमिट हो रही है तो उसे हम अल्फा डिके कहते हैं। बीटा रेडिएशन एमिट हो रही है तो वो क्या कहलाता है, बीटा डिके। और गैमा रेडिएशन एमिट हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, गैमा डिके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा अल्फा डिके क्या है। तो इसमें क्या होता है, वेन एवर द एलिमेंट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, जब भी अल्फा एमिशन होगी, अल्फा डिके होगा, तो नतीजतन मैस नंबर जो है वो डिक्रीज होगा बाय 4 यूनिट्स, और एटॉमिक नंबर जो है ये डिक्रीज होगा बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, हमेशा अल्फा एमिशन के नतीजे में मैस नंबर डिक्रीज होता है 4 यूनिट्स में, और एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है 2 यूनिट्स में। अच्छा, यहाँ देखिएगा हमारे पास यूरेनियम है, तो यूरेनियम की अल्फा एमिशन हुई है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स हैं क्या, दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 है और उसका मैस नंबर 4 होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब अल्फा एमिशन होगी, यानी हीलियम न्यूक्लियाई माइनस करेंगे आप, तो आपके पास क्या होगा, मैस नंबर में 4 की कमी आएगी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी। ठीक है, तो इस वजह से द मैस नंबर डिक्रीजेज बाय 4 यूनिट्स एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 यूनिट्स। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें क्या है, उसमें इसमें प्लूटोनियम जो है, ठीक है, इसका मैस नंबर 239 है, तो अल्फा एमिशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हुआ है, ये कन्वर्ट हो रहा है यूरेनियम में। तो ये भी आपने याद रखना है, यूरेनियम अल्फा एमिशन के नतीजे में किस में कन्वर्ट होता है, थोरियम में, और प्लूटोनियम किस में कन्वर्ट होता है, यूरेनियम में। ठीक है, तो अल्फा डिके इन्वॉल्व्स द एमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अच्छा, नेक्स्ट है बीटा डिके। अब ये देखिएगा, वेन एवर द एलिमेंट एमिट्स अ बीटा पार्टिकल, तो क्या होता है, मैस नंबर जो है वो अनचेंज रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बीटा डिके देखिएगा, बीटा डिके बेसिकली क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, ये स्प्लिट होता है किस में, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन जो है इसे कहा जाता है बीटा पार्टिकल। अब क्या है कि जब बीटा पार्टिकल इलिमिनेट होगा तो क्या है, न्यूट्रॉन में तो 1 नंबर की कमी आ जाएगी, लेकिन उसमें प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब है मैस नंबर अनचेंज रहेगा। ठीक है, मैस नंबर अनचेंज रहेगा। अब क्योंकि प्रोटॉन का इजाफा हुआ, तो इस वजह से क्या होगा, एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का इंक्रीज होगा। तो ये आपने याद रखना है, बीटा डिके में क्या होता है, मैस नंबर अनचेंज, जबकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट। और बीटा डिके कैसे होता है कि एक्चुअली एक न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन अंडरगो डिकेइंग प्रोसेस, जो जिसमें वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जिसे बीटा पार्टिकल कहते हैं वो एमिट हो जाता है, जबकि प्रोटॉन जो है वो कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस में। अब यहाँ ज़रा एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ट्रीटियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। अब क्या होगा कि जब इसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में,
और इलेक्ट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन तो अमिट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि प्रोटॉन ऐड हुआ न्यूक्लियस में तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अनचेंज रहेंगे, ठीक है। और प्रोटॉन में एक नंबर का इजाफा हुआ तो एटॉमिक नंबर एक नंबर बढ़ गया। तो ये आपने जस्ट याद कर लेना है, मास नंबर अनचेंज, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट्स। अब नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल कैसे होती है, रिजल्ट्स ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है न्यूक्लियस में से जबकि प्रोटॉन रिटेन रहता है, ठीक है। इस वजह से एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है गैमा डिके, ठीक है। वेन एवर द एलिमेंट एमिट्स अ गैमा रेज, जब भी गैमा रे एमिशन होगी तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो गैमा डिके इन्वॉल्व रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी फोटोन। बेसिकली इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी फोटोन एमिट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा कि जो क्रिप्टॉन है 81, ठीक है, इसकी डिके होती है थ्रू गैमा एमिशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो क्रिप्टॉन है वो मेटा स्टेबल स्टेट से यानी हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर अनचेंज रहते हैं लेकिन साथ में क्या होता है, गैमा एमिशन होती है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज की। सबसे पहले अल्फ़ा रेज, ठीक है। दीज रेज कॉन्सिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन्हें अल्फ़ा पार्टिकल्स कहा जाता है। और अल्फ़ा रेज बेसिकली क्या है, दे आर हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। और अल्फ़ा पार्टिकल में क्या होता है, +2 चार्ज होता है, मैस कितना होता है, 4 यूनिट्स, ठीक है। और दे हैव लोअर वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी जो है वो लोअर होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की निस्बत 10 गुना इनकी वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। इनकी हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर है ड्यू टू देयर कंसिडरेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इनकी जो आयनाइजिंग पावर है वो हाईएस्ट है। उसके बाद देखिएगा कि इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेशन पावर वो सबसे कम है तमाम पार्टिकल में, अल्फा बीटा और गैमा में से इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, लीस्ट है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है लार्जर साइज एंड लोअर वेलोसिटी। एक तो साइज इनका लार्जर है और वेलोसिटी इनकी क्या होती है, कम होती है, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर कम है, ठीक है। और जिंक सल्फाइड प्लेट पर ये क्या करती हैं, ल्यूमिनस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। यानी कि चमक पैदा होती है जब ये रेज जो है टकराती हैं जिंक सल्फाइड प्लेट्स के साथ। उसकी रीज़न क्या है कि दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, जो तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से जब टकराएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चमक पैदा होगी। अगर डिफ्लेक्शन की बात करें तो दे शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इनकी डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। एंड दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट टू लेसर एक्सटेंट, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट पे भी ये इफेक्ट शो करती हैं लेकिन लेसर एक्सटेंट में। अच्छा, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज हैं बीटा पार्टिकल्स की, बीटा रेज, ठीक है। तो दे दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बीटा रेज जो हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है। इन पे -1 चार्ज होता है, नेग्लिजिबल मास होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। इनकी जो वेलोसिटी वो हायर वेलोसिटी है। इनकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की निस्बत 9/10 है, ठीक है। 9/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी है। हीलियम जो है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनकी निस्बत बीटा रेज की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, इनकी आयनाइजिंग पावर जो है, इनका मैस क्योंकि बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लोअर। और आयनाइजिंग पावर भी इनकी क्या है, लोअर है। पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। पेनिट्रेशन पावर किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी और साइज़ पे, जबकि आयनाइजिंग पावर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे। तो स्मॉल साइज़ और हायर वेलोसिटी होने की वजह से पेनिट्रेशन पावर इनकी हाई है। और जिंक सल्फाइड प्लेट पे ये लोअर ल्यूमिनस प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी लोअर है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होती है, ठीक है। और फोटोग्राफिक प्लेट पे ये इफेक्ट शो करती हैं टू लार्जर एक्सटेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है बीटा रेज के हवाले से।
नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल्स ऑफ गैमा रेज, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा रेज। तो इसमें ज़रा देखिएगा, दीज रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक गैमा रेज। अब ये जो हैं ये क्या है, पार्टिकल्स नहीं है बल्कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है। और इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। हाईएस्ट वेलोसिटी है और इनकी वेलोसिटी इक्वल होती है टू दैट ऑफ लाइट, ठीक है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी है, तो आयोनाइजिंग पावर भी सबसे कम होगी, लीस्ट आयोनाइजिंग पावर है, ठीक है। और क्या है, हाईएस्ट वेलोसिटी है, तो पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, ड्यू टू देयर नॉन मटेरियल नेचर एंड हायर वेलोसिटी। और जिंक सल्फाइड प्लेट पे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, नेग्लिजिबल है, तो इस वजह से लीस्ट ल्यूमिनस प्रोड्यूस होता है जब गैमा रेज जो हैं वो जिंक सल्फाइड प्लेट के साथ जाके टकराती हैं। और दे रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, इन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी, ठीक है। एंड दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट टू ग्रेटर एक्सटेंट, फोटोग्राफिक प्लेट पे ये ग्रेटर एक्सटेंट में इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज के, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें आयोनाइजिंग पावर की, तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा रेज की आयोनाइजिंग पावर है। और अगर पेनिट्रेशन पावर की बात, यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के हवाले से। ये जो फिनोमेना है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का और नेचुरल डिसइंटीग्रेशन का, ये सबसे पहले जो डिस्कवर किया था हेनरी बैकरल ने किया था, ठीक है, हेनरी बैकरल। और रेडियो एक्टिविटी जो है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किसने की थी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व किस में की गई थी, पोटाशियम यूरेनाइल सल्फेट में, ठीक है। तो यानी कि ये पहला सब्सटेंस था कि जिसमें रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया था। अब अल्फा और बीटा रेज किसने डिस्कवर की थी, ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर की थी, ठीक है, जबकि गैमा रेज जो हैं ये विलिरार्ड ने डिस्कवर की थी। तो ये आपने एक पॉइंट्स याद रख लेने हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये इंट्रोड्यूस करवाई थी आई क्यूरी ने और एफ ज्यूलियट ने, ठीक है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने क्या किया था, इन्होंने पोलोनियम रेडियम को एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, फ्रॉम पिच ब्लेंड, ठीक है, जो कि यूरेनियम की ओर है। और इन्होंने वर्ड जो है रेडियो एक्टिव, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, नेक्स्ट जो है रेडियम शोज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी कौन शो करता है, ये शो करता है रेडियम, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी इज़ इन थोरियम, थोरियम में जो रेडियो एक्टिविटी है इसको डिस्कवर किया था जी.सी. स्मिथ ने, ठीक है। और आइसोटॉप विद हायर मैस नंबर, वो आइसोटॉप जिनका मैस नंबर क्या है, हायर होता है, ठीक है, शो रेडियो एक्टिविटी। यानी कि ऐसे आइसोटॉप जिनका मैस नंबर हायर हो, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे एज कंपेयर टू दैट आइसोटॉप ऑफ सेम एलिमेंट के जिनका मैस नंबर क्या हो, कम हो, ठीक है। अब जैसे कि हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो ट्रीटियम है वो क्या करेगा, वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। कार्बन 14 है, ठीक है, ऑक्सीजन 16 वाला। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि लास्ट एलिमेंट जो है ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स शो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, हर ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्रुप, ज़्यादातर ग्रुप्स का जो आखिरी एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। फ्रेंसियम जो है, ठीक है, फ्रेंसियम इज द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, फ्रेंसियम जो है ये सिर्फ वाहिद रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। अच्छा, गैमा रेज जो है, गैमा रेज हैव 10 रेज पावर 10 टाइम्स मोर पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा रेज। अभी हमने डिस्कस किया था कि गैमा रेडिएशन जो है दे हैव हाईएस्ट पेनिट्रेशन। उसकी रीज़न क्या है कि इनका कोई मैस नहीं है, ठीक है, नॉन मटेरियल पार्टिकल्स हैं लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो पेनिट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी चेंज इन इरिवर्सिबल एंड लिबरेट्स अ 1 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की निस्बत जो है रेडियो एक्टिविटी जो है 1 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी लिबरेट करती है, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं ये रेडियो एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस नहीं करते, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जो है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, डज नॉट नीड एक्टिवेशन एनर्जी।
इसी तरह अल्फ़ा बीटा गैमा रे एमिशन जो है कैन बी ईजिली डिटेक्टेड, इनको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ज़रिए, क्योंकि ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे क्या करेंगी, ल्यूमिनेंस सेंस चमक पैदा होगी, तो आसानी से इनकी डिटेक्शन की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ज़रा देखिएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन जो है, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन जो है ये तब होगी, ठीक है, जब जो है एटॉमिक नंबर कब क्या हो, 82 से ग्रेटर हो, यानी वो एलिमेंट अल्फ़ा एमिशन करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, 82 से ग्रेटर है। ठीक है, अब बीटा पार्टिकल एमिशन कब होगी, जब न्यूट्रॉन चेंज होगा प्रोटॉन में। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया है, और उससे क्या होगा, बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी। अब नेक्स्ट है कि जब प्रोटॉन चेंज होगा न्यूट्रॉन में, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा तो फिर जो है वो पॉजिट्रॉन जो है, ठीक है, उसकी एमिशन होगी। व्हेन अ प्रोटॉन चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन जो है एमिशन अकर्स। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बीटा पार्टिकल जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं इससे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एंड डिके कांस्टेंट। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा ये क्या है, द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके और रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। यानी पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स की डिसइंटीग्रेशन होती है। ठीक है, यानी डिकेइंग प्रोसेस होता है, कितने एटम्स डिके होते हैं पर यूनिट टाइम, इसे कहा जाता है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके या फिर रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट द गिवन इंस्टेंट। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट होगा डिसइंटीग्रेशन का, तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके या डिके कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अब देखिएगा कि रेट कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कैसे आएगा। ठीक है, ज़रा देखिएगा, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन वेरीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इनिशियली स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं वो कितने हैं, वो हैं N0। ठीक है, N0। ठीक है, ये हमारे पास क्या इनिशियली अवेलेबल हैं रेडियो एक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। अब क्या है कि एन टी क्या होगा, इट विल बी द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, इनिशियली एन नॉट है जब टी टाइम टाइम क्या था, जीरो था, और आफ्टर इंटरवल आफ्टर एट टाइम टी तो हमारे पास क्या है, एन टी है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हुए हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेट जो नंबर ऑफ एटम्स हुए हैं, ठीक है, इन अ गिवन टाइम ऑफ इंटरवल डी टी। तो उसके लिए हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस डी एन टी। अब ये माइनस किसको शो करता है कि नंबर ऑफ एटम्स की डिसइंटीग्रेशन हुई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि ये जो नंबर ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ये किस पे डिपेंड करता है, हमने स्टार्टिंग पे पढ़ा है कि ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा एन टी के। ठीक है, यानी एट टाइम टी पे जितने नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल होंगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि नेगेटिव साइन किसको शो करता है, ज़रा वो भी देखिएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ एटम डिक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, क्योंकि उनकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होंगे। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अगर हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट लगाना होगा। ठीक है, लैम्डा क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन और डिके और रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। ठीक है, तो लैम्डा बेसिकली क्या है, इट इज़ अ डिसइंटीग्रेशन और डिके और रेडियो एक्टिव कांस्टेंट।
अब हम इस डिके कांस्टेंट को यानी लैम्डा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स की फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ एटम्स की डिसइंटीग्रेशन हुई है। तो ये रेशो क्या कहलाएगी, ये रेशो कहलाएगी डिके कांस्टेंट। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, डिके कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, हम क्या करते हैं, हम एन टी को दूसरी तरफ ले आते हैं और जो डी टी है इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद लैम्डा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन, यानी हम इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं। अब अगर हम क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन करें विद लिमिट्स। अब लिमिट्स हम क्या पुट करेंगे कि हमारे पास स्टार्टिंग पे क्या था, स्टार्टिंग पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स थे एन नॉट, एन ज़ीरो एट टाइम ज़ीरो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एट टाइम टी कितने थे नंबर ऑफ एटम्स, वो थे एन टी। तो अगर हम एन नॉट और एन टी के दरमियान क्या करें, लिमिट्स पुट करें और इसको इंटीग्रेट करें, तो हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ देखिएगा कि एन टी जो है वो नीचे और इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास जब इसकी इंटीग्रेशन आएगी तो वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी नेचुरल लॉग एन टी ओवर एन नॉट, ठीक है। और डी टी जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है। ज़रा देखिएगा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन होगी आफ्टर इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एन टी ओवर एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आई है आफ्टर इंटीग्रेशन। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे नेचुरल लॉग की बजाय एल एन की बजाय क्या लिखा हुआ है, एल ओ जी ई लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, ई, तो ये एक्चुअली नेचुरल लॉग ही है, ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको माइनस है तो जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों को हमने चेंज कर देना है, ठीक है। एन नॉट ऊपर आ जाएगा और एन टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। टी दूसरी तरफ गया तो ये 1/t हो जाएगा, तो इसका मतलब है लैम्डा किसके इक्वल आया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल आएगा 2.303/t log n 0/nt, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा एक और रिलेशन के जो नेचुरल लॉग होता है ये कॉमन लॉग के किसके इक्वल होता है, 2.303 इंटू लॉग, ठीक है, ये रिलेशन। तो यहाँ पे इस वजह से 2.303 आया है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या कहलाती है, इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी ये डिके कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब सिंपली देखिएगा, टी टाइम एन नॉट क्या था, नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली अवेलेबल, ठीक है। एन टी क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल आफ्टर टाइम टी। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिके कांस्टेंट यानी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसकी क्या करें, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो वो किसके इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। अब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है यानी कि लैम्डा, वो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। और ये ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रा देखिएगा ग्राफिकली, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और यहाँ पे क्या है, टाइम। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे पास रेडियो एक्टिव अमाउंट, रेडियो एक्टिव जो है सब्सटेंस, उसकी अमाउंट इनिशियली क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। इनिशियली ज़्यादा होगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी, और डिसइंटीग्रेशन होगी तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक है। और डिसइंटीग्रेशन के बाद जो एलिमेंट्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन एटम्स को डॉटर एटम्स या डॉटर एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, जैसे जैसे सब्सटेंस की डिसइंटीग्रेशन होगी तो डॉटर एलिमेंट की कंसंट्रेशन अमाउंट में इंक्रीज आएगा, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ ज़रा देखें कि अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ इनफिनिट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक सब्सटेंस की मुकम्मल तौर पे डिसइंटीग्रेशन होने में इनफिनिट टाइम रिक्वायर्ड है, बहुत ही ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। दिस इज़ एट टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम पास होता है तो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीज होती है, ठीक है। एट इनफिनिट टाइम वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट रिमेन्स, बहुत ही कम अमाउंट रहेगी इनफिनिट टाइम के बाद,
बट द अमाउंट विल नॉट बी रिड्यूस टू ज़ीरो, लेकिन अमाउंट जो है वो, इसका मतलब है क्या होगा, इन्फिनिट टाइम के बाद भी अमाउंट जो है कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगी, मुकम्मल तौर पे वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा और अमाउंट जो है वो रिड्यूस होके ज़ीरो तक नहीं आएगी। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किसको फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं इनकी डिसइंटीग्रेशन क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है ये है हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड जो है, ठीक है, वो क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड इज डिफाइंड एज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, या सिंपली हम कहते हैं कि वो टाइम कि जिसमें 50% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, वो टाइम के जिसमें हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की क्या हो जाए? डिसइंटीग्रेशन हो जाए। वो टाइम क्या कहलाएगा? वो टाइम कहलाएगा हाफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड और डिके कांस्टेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिके कांस्टेंट को हम कैसे, उस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी इंटू लॉग एन नॉट ओवर एन टी। ठीक है, अब ये देखिएगा कि एन नॉट क्या था? ये इनिशियल अमाउंट थी। एन टी क्या था? अमाउंट एट टाइम टी। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होगा? हाफ लाइफ को हम लिखते हैं टी 1/2। ठीक है, अब हाफ लाइफ के बाद, यानी कि हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? कितनी अमाउंट बच जाएगी हमारे पास? वो हमारे पास बच जाएगी एन नॉट ओवर टू। ठीक है, इनिशियली जितनी अमाउंट थी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे पास आधी अमाउंट रह जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स दोबारा देख लें। हम हाफ लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। हाफ लाइफ क्या होता है? कि वो टाइम के जिसके बाद 50% जो है अमाउंट जो है ओरिजिनल अमाउंट, वो उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, हम डिके कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम जो है वो हाफ लाइफ है तो फिर क्या होगा? हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे वो कितने होंगे? हाफ होंगे। सही हो गया। अब हम क्या करते हैं? हमारे पास जो एक्सप्रेशन था डिके कांस्टेंट का, उसमें हम क्या करते हैं? एन टी की जगह क्या लिखते हैं? एन नॉट ओवर टू। ठीक हो गया, एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जब log 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ज़रा देखिएगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, तो हमारे पास जो डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान एक्सप्रेशन है वो क्या आता है? वो आता है लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ ये किसके इक्वल होगी? फिर ये इक्वल होगी 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी कि डिके कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हाफ लाइफ है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज लाइफ। अब एवरेज और मीन लाइफ का क्या मतलब है? द टाइम अप टू विच द रेडियोएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट कैन बी एप्रिशिएबली रिकॉर्डेड विद इन एक्सपेरिमेंटल लिमिट्स। यानी एक्सपेरिमेंटल लिमिट्स में, ठीक है, वो टाइम के जिसमें हम सब्सटेंस की, एलिमेंट की रेडियो एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एवरेज लाइफ। अब इसकी किसके इक्वल है? सम ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। हम क्या करेंगे? हम तमाम हाफ लाइव्स को क्या करेंगे? उनको सम करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज लाइफ आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज लाइफ बेसिकली क्या है? ये सिंपली रेसिप्रोकल है डिके कांस्टेंट का। ठीक है, डिके कांस्टेंट का। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, हाफ लाइफ किसके इक्वल है? 0.693 ओवर लैम्डा के। ठीक है, तो लैम्डा किसके इक्वल था? 0.693 ओवर हाफ लाइफ। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि एवरेज लाइफ कैसे फाइंड करेंगे हम। अब यहाँ ज़रा देखें कि एवरेज लाइफ जो है, हमने अभी डिस्कस किया है कि ये डिके कांस्टेंट का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो 1/λ। अब लैम्डा की हम वैल्यू लगा दें तो हमारा जो रिलेशन है हमारे पास वो आ जाएगा कि एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.44 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। ठीक है,
तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के थ्रू हम एवरेज लाइफ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ए, ये डिके होता है और इससे प्रोड्यूस होता है बी। ठीक है, और बी जो है इसकी डिकेइंग होती है और इससे प्रोड्यूस होता है सी। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है लेमडा ए जो है ये क्या है, इट इज़ अ डिके कांस्टेंट। ठीक है, जिसमें ए डिसइंटीग्रेट हो रहा है और बी प्रोड्यूस हो रहा है, और लैम्डा बी जो है ये डिके कांस्टेंट है जिसमें बी की डिसइंटीग्रेशन होती है और सी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए जो है ये किसके इक्वल होगा, जितना ए डिसइंटीग्रेट होगा उतना बी प्रोड्यूस होगा। तो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज आल्सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, अब क्या है कि व्हेन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए की डिसइंटीग्रेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ बी अगर इक्वल हो किसके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी के, यानी ए जितना डिसइंटीग्रेट हुआ बी की उतनी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अगर बी की जितनी फॉर्मेशन हो रही है उतना ही बी सी में कन्वर्ट हो तो क्या होगा, ठीक है, बी की अमाउंट चेंज नहीं होगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ बी डज नॉट चेंज विद टाइम। तो हम क्या कहेंगे कि क्या है, द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान। ठीक है, तो इस स्टेज में हम क्या कह सकते हैं, इस स्टेज में हम कह सकते हैं द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। तो इस दौरान ये स्टेट क्या कहलाएगी, ये स्टेट कहलाएगी स्टेडी स्टेट, या फिर इसे क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ए के नंबर ऑफ एटम्स कितने एन ए और बी के नंबर ऑफ एटम्स कितने एन बी हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या बनेगा, लेमडा ए इंटू एन ए इज इक्वल टू लेमडा बी इंटू एन बी। तो अगर हम ए और बी के दरमियान रेशो निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, वो रेशो आएगी लेमडा बी ओवर लेमडा ए के। ठीक है, अब जो लेमडा है, ठीक है, यानी डिके कांस्टेंट, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ के। तो इसका मतलब है एन ए और एन बी दोनों एटम्स की, दोनों जो सब्सटेंसेस हैं ए और बी इनके एटम्स की रेशो जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, वो इनकी हाफ लाइफ के रेशो के इक्वल होगी। ठीक है, तो द रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम डिफर्स फ्रॉम अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन दैट इट इज़ इरिवर्सिबल। केमिकल इक्विलिब्रियम तो होता है ना वो रिवर्सिबल, लेकिन ये जो है ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, कि जिसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस कन्वर्ट होता है दूसरे में और दूसरा तीसरे में। ठीक है, तो पहले वाला जितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है दूसरे वाला भी उतना ही डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो इस दौरान क्या होता है कि दूसरे वाले की जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है वो चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट या रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, सबसे पहले है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियस जो है इसका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, तकरीबन जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यानी कि एंगस्ट्रॉम में साइज़ होता है इसका। तो न्यूक्लियस का एक तो साइज़ बहुत स्मॉल है। ठीक है, जिसमें क्या है कि जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स ये दोनों पैक्ड होते हैं टुगेदर। ठीक है, लेकिन स्टिल न्यूक्लियस इज स्टेबल। अब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं किस न्यूक्लियस के अंदर, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स में रिपल्शन तो होगी ना, तो इसके बावजूद न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि कुछ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, इन फोर्सेस को क्या कहते हैं, इन फोर्सेस को न्यूक्लियर फोर्सेस कहा जाता है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा ये कितनी तरह टाइप्स की फोर्सेस हैं। एक तो है प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स, न्यूट्रॉन फोर्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोर्स। तो ये तीन तरह की फोर्सेस हैं और इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फोर्सेस।
अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्सेस होती हैं ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फोर्सेस ग्रेटर होती हैं इन दोनों के निस्बत। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं और एक्ट करती हैं 10⁻⁻15 मीटर पर। ठीक है, यानी बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं ये। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर कॉल्ड एक्सचेंज फोर्सेस, इन्हें एक्सचेंज फोर्सेस भी कहा जाता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि बिकॉज इन द न्यूक्लियस देर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंटर कन्वर्जन अमंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मीजॉन। अब बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं इनको एक्सचेंज फोर्सेस भी कहा जाता है। रीज़न क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब इंटर कन्वर्जन होते हैं थ्रू द किसकी फॉर्मेशन के नतीजे में? मीजॉन्स की फॉर्मेशन के नतीजे में। ठीक है, और मीजॉन क्या है? ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज फोर्स, ड्यू टू दीज एक्सचेंज फोर्सेस जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या रहे? न्यूक्लियस को स्टेबल बना सके। ठीक है, यानी कह लें कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल इस वजह से है ड्यू टू द एक्सचेंज फोर्सेस। ठीक है, ड्यू टू द एक्सचेंज फोर्सेस द न्यूक्लियॉन्स एडजस्ट देमसेल्व्स टू फॉर्म स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज है, तो किस तरह न्यूक्लियस स्टेबल है? तो न्यूक्लियस इज स्टेबल ड्यू टू द एक्सचेंज फोर्सेस इन विच न्यूक्लियॉन्स exchange themselves, adjust themselves to form stable nucleus in order to minimize potential energy। अच्छा, दूसरी टर्म जो है वो क्या है? वो है मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब मैस डिफेक्ट होता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड मैस एंड ऑब्जर्व्ड एटॉमिक मैस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं मैस नंबर की। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसे मैस नंबर कहते हैं। ऐसे ही है। अब हम क्या करें कि अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इंडिविजुअली उनके हम मैसेज को सम करें तो वो क्या होगा? वो कैलकुलेटेड मैस होगा। ठीक है, और वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल एटॉमिक मैस। अब रीज़न क्या है कि कुछ जो मैस है वो यूटिलाइज हो रहा है टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा जो डिफरेंस आता है किसके दरमियान? कैलकुलेटेड मैस के दरमियान और ऑब्जर्व्ड एटॉमिक मैस के दरमियान। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैस डिफेक्ट। अब यहाँ पे ज़रा फॉर्मूला देखिएगा, मैस डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम एच, यानी कि मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड क्या होगा? ये होगा मैस ऑफ न्यूट्रॉन। ए क्या होता है? मैस नंबर होता है। ठीक है, माइनस एम, एम क्या होगा? ऑब्जर्व्ड एटॉमिक मैस। ठीक है, हमने क्या करना है? प्रोटॉन के मैस को न्यूट्रॉन के मैस को जमा करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास कैलकुलेटेड मैस आएगा। उसमें से हम ऑब्जर्व्ड एटॉमिक मैस को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैस। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड इन बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस। ठीक है, या इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू आइसोलेटेड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, यानी क्या होता है कि जब न्यूक्लियॉन्स जो हैं आपस में बाइंड होते हैं तो इस तरह जो एनर्जी रिलीज होती है, या जब न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स तो इस तरह जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब जो अब पीछे जो हमने जिक्र किया है मैस डिफेक्ट का कि कुछ जो मैस है उसमें कमी आ जाती है कैलकुलेटेड ज़्यादा होता है लेकिन ऑब्जर्व्ड कम होता है, तो डिफरेंस क्या कहलाता है? मैस डिफेक्ट। तो एक्चुअली क्या है कि कुछ मैस जो है वो यूज़ होता है, कुछ मैस कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ठीक है, सो द रिलीज ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू लॉस ऑफ सम मैस एंड इज गिवन बाय आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन जो है आइंस्टाइन की विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मैस, वो क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एम क्या होगा? मैस डिफेक्ट और मैस लॉस्ट। C जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, अब डेल्टा एम जो है इसको हम ग्राम्स में लेते हैं, C को सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बाइंडिंग एनर्जी किस में होगी? ये होगी अर्जेस में। और अगर हम मैस को किलोग्राम्स में लें, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लें, देन बाइंडिंग एनर्जी किस में होगी? ये होगी जाउल्स में। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
तो रिलेशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, 1.6 × 10⁻⁻12 अर्जिस, और ये जाउल्स में किसके इक्वल होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल। और अगर इसे हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आए तो क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻6 अर्जिस, और ये इक्वल होगा 1.6 × 10⁻⁻13 जाउल्स के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिए कि अगर हम मैस को AMU में लें, ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लें, तो रिलेशन क्या है मैस का और बाइंडिंग एनर्जी का। तो वो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल होगी, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 AMU किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब अगर हम इस एनर्जी को क्या करें, डिवाइड कर दें किससे, मैस नंबर से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, यानी एक न्यूक्लियन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो इस फॉर्मूले से। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये ज़रा देखिएगा। अच्छा, न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी जो है ये बाइंडिंग एनर्जी से एसोसिएट है। ठीक है, अगर बाइंडिंग एनर्जी जो है न्यूक्लियाई की वो क्या हो, वो इन बिटवीन हो 8 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस जो है वो हाईली स्टेबल है। ठीक है, और अगर जो है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या हो, बाइंडिंग एनर्जी लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है, और उसका मैस क्या हो, लोअर हो न्यूक्लियस का, तो ऐसे न्यूक्लियाई जो हैं, ठीक है, दे हैव अ टेंडेंसी फॉर फ्यूजन। ठीक है, वो आसानी से क्या हो सकते हैं, उनकी फ्यूजन हो सकती है। अब फ्यूजन में क्या होता है कि छोटे न्यूक्लियाई मिल के आपस में बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। इसी तरह अगर जो है बाइंडिंग एनर्जी क्या हो, वो लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और न्यूक्लियस का मैस क्या हो, हाई हो, तो ऐसे न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और दे हैव टेंडेंसी फॉर फिशन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, अगर 8 से लेकर 9 तक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बाइंडिंग एनर्जी है तो वो हाईली स्टेबल होगा, और अगर 8 से लेस है और लोअर मैस है तो अनस्टेबल। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस बाइंडिंग एनर्जी है और हाई मैस है, वो भी अनस्टेबल है। ठीक है, तो लो मैस वाला आसानी से उसकी फ्यूजन हो जाएगी, और जो है हाई मैस वाला उसकी क्या होगी, दे हैव टेंडेंसी टू फिशन। अब यहाँ पे आप ज़रा ग्राफ में देखें तो ग्राफ में क्या है, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे आप देखें कि यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 8 से लेस है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें हीलियम जो है और ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो इनकी भी जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो क्या हैं, वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ठीक है, ये ज़रा देखिएगा, ये क्या है, ड्यूट्रियम, ये हीलियम है। ठीक है, हीलियम का आइसोटॉप है, ये हीलियम 4 है, और ये यूरेनियम है, तो इन सब की 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है दे आर रेडियो एक्टिव। अब ये ग्राफ जो ये क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है कि जैसे जैसे मैस नंबर इंक्रीज होता है बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैस कितना है, नियर अबाउट 60 मैस, मैस नंबर 60। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है डिक्रीज होती है तो अगेन यहाँ पे ग्राफ में देखें तो सबसे ज़्यादा देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, राउंड अबाउट 8.7 है। ठीक है, और राउंड अबाउट जो है मैस कितना है, 60। उसके बाद फर्दर जैसे ही मैस इंक्रीज होगा तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट देखिएगा, न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट्स विद वेरी लो एंड वेरी हाई मैस, जिनका बहुत कम मैस हो या बहुत ही ज़्यादा मैस हो, वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई विद मैस नंबर 20, ठीक है, मैस नंबर बिटवीन 20 and 166, एज वेल एज बाइंडिंग एनर्जी 8 and 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाइंडिंग एनर्जी 8 से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, और मैस जो है वो 20 से 166 तक। अगर ये दोनों हैं तो वो न्यूक्लियाई क्या होगा, स्टेबल कहलाएगा, हाईली स्टेबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स जो हैं दे आर पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है वो न्यूट्रॉन पे भी डिपेंड करती है, सिवाय हाइड्रोजन के आइसोटॉप प्रोटियम के।
ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं। जो पहला आइसोटॉप है प्रोटियम, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं, न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सब तमाम आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी हैं न्यूक्लियस, तो उनमें क्या होता है, उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर क्या हो, ठीक है, इफ़ देयर आर मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है, अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो ज़्यादा न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। इफ़ देयर आर मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, मोर न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड पर प्रोटॉन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ ज़रा ग्राफ देखिएगा। ठीक है, ग्राफ किसके दरमियान है? ग्राफ जो है ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान। ठीक है, अब दरमियान में आपको एक रेड लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये रेड लाइन जो है ये किसको शो कर रही है? ठीक है, जब हम क्या करें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान रेशो फाइंड करें, तो अगर दोनों की तादाद इक्वल हो तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो क्या होगी? वो ये रेड लाइन आएगी। ठीक है, तो लाइन ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 45, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियाई कॉन्टेनिंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, अप टू एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, अप टू एटॉमिक नंबर 20 यहाँ तक, सही, इनमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो है वो कितनी है? 1 है। ठीक है, रेशो क्या है? 1 है। जो हैवी न्यूक्लियाई हैं, हैवी न्यूक्लियाई, इनमें क्या होता है, इनमें जो रेशो है, ठीक है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, वो 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ ज़रा देखेंगे आप कि जैसे हैवियर, ये सारे जो हैं किसको शो कर रहे हैं? हैवियर जो एटॉमिक नंबर वाले और एटॉमिक मास वाले हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है वो लार्जर देन यूनिटी है। ठीक है, एंड इंक्रीजेज विल इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बिकॉज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सीडेड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो हैवियर न्यूक्लियस है उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो होगी वो 1 से क्या होगी? ग्रेटर होगी। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट देखिएगा, ऑल स्टेबल न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियाई स्टेबल हैं, ठीक है, लाई विद इन अ सर्टन रेंज ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ऑफ अबाउट 1 to 1.6। ठीक है, यानी वो तमाम न्यूक्लियाई कि जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो 1 से लेकर 1.6 तक है, दे आर स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, दे आर स्टेबल न्यूक्लियाई। और ये रीजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है जोन ऑफ स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक है, ये आप ज़रा ग्राफ में देखें तो ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या हो, 1 या 1.6 के दरमियान, तो ये क्या शो करती है? ये स्टेबिलिटी को शो करती है। तो यहाँ पे कुछ समरी देखिएगा, अगर न्यूक्लियाई जो है उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 से ग्रेटर है तो वो अनस्टेबल होंगे और रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है, इसी तरह ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी जोन के लेफ्ट साइड पे हैं, उनके लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 से ग्रेटर होती है एंड हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज प्रोटॉन्स। ठीक है, और एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ स्टेबिलिटी जोन हैव न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो लेस देन 1 एंड हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज प्रोटॉन्स। यानी 1 से अगर क्या है, वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, उनके पास स्टेबिलिटी होगी कि अपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को इंक्रीज़ करें ताकि क्या हो, ताकि वो स्टेबल हों। ठीक है, और इसी तरह अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है 1 से लेस हो, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन ज़्यादा है। तो ऐसे न्यूक्लियाई क्या करेंगे, दे हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज़ द, जो रेशो है वो जो है वो इंक्रीज़ हो और 1 के इक्वल जाए, तो इस तरह वो क्या होंगे, स्टेबल न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। तो आपने सिंपल याद रखना है, अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 के करीब करीब है या 1 है तो फिर क्या है, वो स्टेबल हैं, और अगर ग्रेटर है या लेस है तो वो अनस्टेबल हैं और रेडियो एक्टिव होंगे, और वो क्या होंगे, डिसइंटीग्रेशन के बाद, या कह लें कि न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद क्या होंगे, स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे। अब यहाँ पे हम कुछ मज़ीद पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1.5 से ग्रेटर हो, ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियस अनस्टेबल होंगे
और वो क्या करना करेंगे, वो बीटा एमिशन करेंगे ताकि उनकी जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो डिक्रीज़ हो। ठीक हो गया। इसी तरह रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के जिनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से लेस है, तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अल्फा एमिशन या पॉजिट्रॉन एमिशन के ज़रिए या फिर के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर के थ्रू, ठीक है, क्या होगा, वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इंक्रीज़ करेंगे ताकि स्टेबल हों। ठीक हो गया। तो ये 2 पॉइंट भी आपने नोट कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक टर्म का जिक्र किया है, के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, ठीक है, न्यूक्लियस जो है, ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ द एटम्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है के शेल में से, ठीक है, विच कन्वर्ट्स प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। अब ज़रा देखिएगा, आपको याद होगा कि न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है किस में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। सम टाइम न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान क्या होता है कि के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस में। ठीक है। न्यूक्लियस उसे क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा उस इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलके किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में। ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह जो ये आमतौर पर कॉमन है ऐसे न्यूक्लियाई में कि जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, 70 से ग्रेटर होता है। ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा कि बेरियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 56 है, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीजियम में। ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ज़रा देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन ने मिलना जाके प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन में कमी आ जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे 56 की बजाय क्या होगा, 55, और साथ में क्या होगा, साथ में एक्सरे एमिशन होगी। तो ये आपने याद रखना है, के इलेक्ट्रॉन एमिशन कैप्चर में क्या होता है, के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, कि के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ द एटम। ठीक है। न्यूक्लियस उसको कैप्चर कर लेता है, और इस तरह क्या होता है, एटॉमिक नंबर में 1 नंबर का डिक्रीज आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे, ये है मैजिक नंबर। ठीक है। अब ये ज़रा देखिएगा, ऐसे एलिमेंट्स के जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हों, 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 114। ठीक है। दोज एलिमेंट विच हैव सच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हों, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 114, 126 एंड 184। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं और अबंडेंट होते हैं इन नेचर। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। ठीक है। दे आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। तो these numbers are called magic numbers and the elements having these numbers do not show radioactivity। तो ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो मैजिक नंबर रखते हैं तो वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। 1 क्यूरी जो है, ठीक है, किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द 3.7 10 रेज पावर 10 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है। 1 रदरफोर्ड किसके इक्वल, इट इज इक्वल टू द 10 रेज पावर 6 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। और 1 क्यूरी और 1 क्यूरी का रदरफोर्ड के साथ क्या रिलेशन है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 10 रेज पावर 4 रदरफोर्ड। ठीक है। ये डिफरेंट यूनिट्स है। और 1 बैकरल किसके इक्वल होता है, 1 बैकरल इज इक्वल टू द 1 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। और इसी तरह 1 ग्रे जो है ये क्या है, इट इज इक्वल टू द 1 kg टिश्यू रिसीविंग 1 जाउल ऑफ एनर्जी। ठीक है। 1 जाउल ऑफ एनर्जी अगर 1 kg टिश्यू रिसीव कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, 1 ग्रे कहलाएगा। तो ये कुछ यूनिट्स हैं आपने याद रखने, इसमें खास तौर पे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, 1 बैकरल और 1 क्यूरी जो है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये है मेजरमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। रेडियो एक्टिव जो है, रेडियो एक्टिव एमिशन, ठीक है, ये क्या करती है, गैसेस को आयोनाइज करती है। एज रेडियो एक्टिव एमिशंस आयोनाइज द गैसेस, सो द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस इज टेकन एज अ मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ एमिशन। यानी अल्फा, बीटा और गैमा एमिशन से क्या होता है, गैसेस जो है वो आयोनाइज होती हैं। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हमें क्या बताएगी, हमें बताएगी कि रेट ऑफ एमिशन क्या है। ठीक है। इसके साथ साथ आल्सो एज अ मेजर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इससे हमें क्या पता चलता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी का भी पता चलता है। अब ज़रा देखिएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन उतनी ज़्यादा होगी, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ गैस भी उतनी ज़्यादा होगी।
तो उसका मतलब है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ गैस से हम क्या इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें रेट ऑफ एमिशन प्लस एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब ज़रा देखिएगा कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। एक है जिजर मुलर काउंटर मेथड, विल्सन क्लाउड चैम्बर मेथड और डोसीमीटर्स। तो ये कुछ मेथड हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है ये सोडी, फजन्स और रसल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इस लॉ के मुताबिक ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज एमिटेड एट अ टाइम। ठीक है, एक वक्त में एक ही पार्टिकल एमिट होगा, या अल्फा मिशन होगी या बीटा मिशन या फिर गैमा मिशन। ठीक है, उसके बाद अगर अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो जो न्यूली फॉर्म्ड एलिमेंट है यानी कि डॉटर एलिमेंट, इट विल हैव एन एटॉमिक नंबर लेस देन 2 यूनिट्स। ठीक है, एंड द मास नंबर रिड्यूसेस बाय 4 यूनिट्स। ठीक है, यानी अल्फा मिशन के नतीजे में एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट्स की कमी आती है और मास नंबर में 4 यूनिट्स की कमी आती है। ठीक है, वाइल द ग्रुप पोजीशन इज शिफ्टेड 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, जो नया एलिमेंट बनेगा, जो नया डॉटर एलिमेंट, वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होगा, ठीक है, वो शिफ्ट होगा 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो इसे कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसी तरह देखिएगा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है ये कहता है कि जब बीटा पार्टिकल जो है इसकी एमिशन होगी तो न्यूली फॉर्म जो एलिमेंट बनेगा उसमें एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का इंक्रीज होगा। ठीक है, और मास नंबर जो है ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। और जो डॉटर एलिमेंट यानी न्यूली फॉर्म्ड एलिमेंट है इसकी पोजीशन जो होगी मूव होगी 1 पोजीशन टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, ये हम जो पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात कर रहे हैं कि अगर क्या हो, अगर बीटा मिशन होगी तो जो नया एलिमेंट बनेगा वो उसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी, 1 पोजीशन टुवर्ड्स द राइट। ठीक हो गया। इसी तरह ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का नेक्स्ट पॉस्टुलेट देखिएगा। ठीक है, देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन ऑन द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। अगर गैमा एमिशन हो रही है, गैमा रेडिएशन की एमिशन हो रही है, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और ये गैमा मिशन कब होती है, इट अकर्स व्हेन द न्यूक्लियस इज एक्साइटेड फॉर द पर्पस ऑफ मिनिमाइजिंग इट्स एनर्जी, इट इज़ देयर फॉर अ सेकेंडरी एमिशन। तो गैमा एमिशन क्या कहलाती है, सेकेंडरी एमिशन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट पे होता है, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए गैमा एमिशन करता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि अगर क्या हो सक्सेसिव एमिशन हो, 1 अल्फा एमिशन एंड 2 बीटा पार्टिकल एमिशन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नया डॉटर एलिमेंट होगा वो आइसोटॉप होगा पहले वाले एलिमेंट का। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा यूरेनियम के केस में हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 238 है। पहले क्या हुआ, पहले अल्फा मिशन, अल्फा मिशन में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीज बाय 4। उसके बाद बीटा एमिशन, बीटा एमिशन में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1, मास नंबर तो चेंज नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर बीटा मिशन में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर में एक और इजाफा हुआ। तो स्टार्टिंग भी एटॉमिक नंबर 92 था और एक अल्फा और 2 बीटा मिशन के बाद भी एटॉमिक नंबर 92 है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल एमिशन के नतीजे में हमारे पास जो डॉटर एलिमेंट बनता है वो आइसोटॉप होता है। ठीक है, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो हैं इनके केस में ग्रुप पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, वो सेम ही रहती है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखिएगा न्यूक्लियर रिएक्शंस और इससे एसोसिएट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन एटम्स इन्वॉल्विंग न्यूक्लियर चेंजेस आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं तो ऐसे रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाते हैं। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन जो है या ट्रांजिशन, ये किसने कैरिड आउट करवाई थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, उसमें क्या था कि नाइट्रोजन पर हीलियम न्यूक्लियाई की बम्बार्डमेंट करवाई गई, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन 17 आइसोटॉप में, और साथ में क्या रिलीज हुआ, प्रोटियम। ठीक है, अच्छा देखिएगा कि वो न्यूक्लियस के जिस पर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की, वो टारगेट न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है,
और वो पार्टिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं टू टारगेट न्यूक्लियस, उन पार्टिकल्स को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जिस पर करवाई जाएगी बम्बार्टमेंट वो टारगेट मटेरियल, टारगेट न्यूक्लियस है, और जिसकी करवाई जाएगी वो प्रोजेक्टाइल है। इसी तरह वो न्यूक्लियाइड जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट न्यूक्लियाइड। ठीक है, और जो पार्टिकल्स अमिट होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है इजेक्टेड पार्टिकल्स। ठीक है, तो द प्रोजेक्टाइल्स एंड इजेक्टाइल्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन आर ऑलवेज शोन बाय देयर सिंबल्स इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल कौन सा यूज़ कर रहे हैं और उससे कौन सा पार्टिकल इजेक्ट हुआ है, तो इसको हम सिंबल्स के तौर पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा है तो नाइट्रोजन पर अल्फ़ा की बम्बार्डमेंट करवाई गई और नतीजतन क्या हुआ, बीटा एमिशन हुई। तो इस तरह इसको ज़ाहिर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे ये है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं इनको क्लासीफाई किया जाता है, ज़रा देखिएगा, डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल चेंज इन एटम्स एंड एनर्जी एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी क्या है, व्हेन द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज अब्जॉर्ब्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस विद द एमिशन ऑफ गामा रे, इट इज़ नाउन एज प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन। और फोर्थ है कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज एब्जॉर्ब्ड बाय टारगेट न्यूक्लियस एंड अ न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड विद द एमिशन ऑफ अ न्यू पार्टिकल, इट इज़ कॉल्ड पार्टिकल पार्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है चार कैटेगरीज में। एक तो है कि ओवरऑल जो चेंज है एटम्स और एनर्जी में उसकी बेस पे। दूसरा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की नेचर की बेस पे। ठीक है, यानी कौन से पार्टिकल जाके जो है वो टकराएंगे टारगेट मेटल पे, टारगेट मटेरियल पे। तीसरा ये है कि अगर क्या हो, जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन। और चौथा क्या था कि चौथा कि जिसमें क्या होता है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो है वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ में अब्जॉर्ब हो और एक नया न्यूक्लियस बने। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एमिशन। इसे कहते हैं पार्टिकल पार्टिकल रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अगर क्या हो चार्ज पार्टिकल रिएक्शन हो, ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्टाइल जो है अगर तो प्रोटॉन हो तो ये टाइप क्या कहलाएगी, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अल्फ़ा पार्टिकल या प्रोटॉन ड्यूट्रियम। ठीक है, अब ये टाइप से क्या मुराद है, टाइप से मुराद है पहले वाला जो है पी, इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल, यानी कौन सा पार्टिकल जाके टकरा रहा है टारगेट मटेरियल से, टारगेट या रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से। उसके बाद एमिशन किस चीज़ की हो रही है, ठीक है, तो ये इस तरह टाइप बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल क्या था, प्रोटॉन था, और एमिशन किसकी हुई है, न्यूट्रॉन की। ठीक हो गया, तो ये ज़रा देखिएगा, इसमें प्रोजेक्टाइल जो है चार्ज पार्टिकल रिएक्शन में प्रोजेक्टाइल क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन या ड्यूट्रियम या फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स की। ठीक, एग्जांपल ज़रा देखिएगा, ये एलुमिनियम-27 है, इस पे जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या था, हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गई और नतीजतन क्या हुआ, ये फास्फोरस में कन्वर्ट हुआ और इसमें एक न्यूट्रॉन की एमिशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट केस में नाइट्रोजन 14 है तो इसमें एमिशन हुई है प्रोटियम की। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन 14 के साथ जब कौन टकराया, ड्यूट्रियम, तो यहाँ से भी किसकी एमिशन हुई है, यहाँ से प्रोटियम की एमिशन हुई है। तो इस तरह आपने टाइप को याद रखना है। और चार्ज पार्टिकल रिएक्शन में प्रोजेक्टाइल प्रोटॉन हो सकता है, ड्यूट्रियम हो सकता है, या फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल रिएक्शन। अब इसमें जो प्रोजेक्टाइल है, यानी जो जाके टकराएगा वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, और एमिशन किसकी हो सकती है, प्रोटॉन की हो सकती है या अल्फ़ा पार्टिकल्स की हो सकती है। अब इस एग्जांपल में नाइट्रोजन 14 के साथ, ठीक है, कौन टकरा रहा है, ठीक है, इसमें ड्यूट्रियम, तो यहाँ से एमिशन किसकी हुई है, पॉजिट्रॉन की हुई है। ठीक है, अच्छा, लास्ट पे एक पॉइंट देखिएगा कि जो एनर्जी होती है पॉजिटिव पार्टिकल की वो इंक्रीज्ड की जाती है, इंक्रीज्ड बाय अ मशीन जिसे कहते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, और बीटाट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन को यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ बीटा प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, ये नीचे ऑर्डर देखिएगा, ऑर्डर जैसे जैसे जो है साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो इनकी प्रोजेक्टाइल पावर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये है न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, अब न्यूक्लियर फिशन जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था ऑटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज
स्टार्समैन ने, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिजन है क्या? इट इज़ अ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई with the release of huge amount of energy in the form of nuclear energy। इसमें क्या होता है कि इसमें एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू लाइटर न्यूक्लियाई और नतीजतन बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और दिस एनर्जी इज़ अ रिज़ल्ट, ये जो एनर्जी है ये मैस इफेक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होती है। दिस एनर्जी इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ मैस इफेक्ट। अब यहाँ कुछ एग्जांपल ज़रा देखिएगा। यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है यूरेनियम 235 पे, ठीक है, तो ये जीनॉन और स्ट्रोंशियम में ब्रेक डाउन होता है और साथ में न्यूट्रॉन एमिशन होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होगा, एक हैवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगा विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखिएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन जो है इट अकर्स एट अ लो टेम्परेचर देन दैट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की निस्बत जो है फिशन लो टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। और लेस एनर्जी रिलीज होती है इन फिशन एज कंपेयर टू द एनर्जी विच इज़ रिलीज इन फ्यूजन, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें तो फिजन रिएक्शन जो है, ठीक है, इसको हम इसकी एनर्जी को हम मैयर कर सकते हैं। इट इज़ मैयर्ड बाय लिक्विड ड्रॉप मेथड, ठीक है। और इट इज़ अ चेन रिएक्शन विच कैन फर्दर बी टू टाइप्स। तो न्यूक्लियर फिजन जो है ये एक चेन रिएक्शन होगा, ठीक है। और इसमें जो है फर्दर ज़रा देखिएगा, चेन रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें आम तौर पे जो फिशन मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड फर्टाइल मटेरियल जो है वो कौन सा है, वो है यूरेनियम 238, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट, कैडमियम, बेरिलियम, बोरोन, इनको इनकी रॉड्स को यूज़ किया जाता है एज न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। क्योंकि फिशन के नतीजे में क्या होगा, न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे जो कि चेन रिएक्शन को क्या करेंगे, मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो कंट्रोल्ड रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है। तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर कौन है, ग्रेफाइट, कैडमियम, बेरिलियम या बोरॉन रोड को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है मॉडरेटर के तौर पे हैवी वाटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करता है। इसी तरह हैवी वाटर जो है, तो हैवी वाटर को, ठीक है, पॉलीफिनाइल्स और ग्रेफाइट दे एक्ट एज अ कूलेंट टू रिमूव एक्सेस हीट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, तो रिएक्टर को कूल रखने के लिए क्या किया जाता है, वाटर, पॉलीफिनाइल्स या ग्रेफाइट को एज अ कूलेंट यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, chain reaction cannot be controlled as in the case of nuclear reaction in an atom bomb, ठीक है, fueled by uranium 235 and plutonium 239। एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है कि एक चेन रिएक्शन होता है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और वो कंट्रोल्ड नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें एक स्टेप में क्या होगा, जो न्यूट्रॉन रिलीज होंगे वो फर्दर जो है वो टारगेट मटेरियल को मज़ीद क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, ठीक है, बम्बार्डमेंट फर्दर होगी। और इस तरह क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चेन रिएक्शन जो है हैवियर न्यूक्लियर स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता जाएगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, नेक्स्ट एक टर्म है, इसे कहते हैं स्पेलेशन, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबर्ग, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ सेपरेटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई बाय हाई एनर्जी पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें 10 to 20 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, ठीक। जैसे कि आर्सेनिक है, इस पे जब बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी ड्यूट्रियम की तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो अमिट होंगे, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, ठीक है। इस टर्म को क्या बोलते हैं, स्पेलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फिशन। पहले फिशन पढ़ा है हमने, ये फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इन न्यूक्लियर फ्यूजन टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। इसमें दो या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। और आम तौर पे फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है।
तकरीबन 10⁻6 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, ठीक है। और इसके नतीजे में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये भी किस वजह से होती है, ड्यू टू मैस डिफेक्ट। अब इसमें ज़रा देखिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये एक एक्सर्जेनिक रिएक्शन है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही है। अब एग्जाम्पल देखिएगा कि जब प्रोटियम जो है न्यूक्लियाई वो आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, हीलियम प्लस इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे ड्यूट्रियम और ट्रीटियम मिलते हैं तो इससे हीलियम बनता है, एक न्यूट्रॉन की एमिशन होती है और 17.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। फिशन को तो कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन फ्यूजन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट इज़ नॉट अ चेन रिएक्शन। और फ्यूजन जो है ये इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस अकरिंग इन द सन, ठीक है, सूरज में होने वाले जो रिएक्शन है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब में भी जो फिनोमेना है वो किसका है, न्यूक्लियर फ्यूजन का है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखिएगा न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि इसमें बिगर जो न्यूक्लियाई हैं, बिगर न्यूक्लियस, हैवियर न्यूक्लियस, वो स्प्लिट होता है स्मॉलर न्यूक्लियस में। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फिशन में इट डज नॉट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, जबकि फ्यूजन के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन जो है ये चेन रिएक्शन सेटअप है, जबकि फ्यूजन में कोई चेन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। फिशन को कंट्रोल किया जा सकता है और एनर्जी जो रिलीज होती है उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड एनर्जी रिलीज कैन नॉट बी यूज प्रॉपरली। दूसरी तरफ जो है न्यूक्लियर फिशन, इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑफ द रिएक्शन आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, प्रोडक्ट जो होते हैं आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। और एट द एंड जो है रिएक्शन जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एट द एंड न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट जो है बाकी नहीं रहता, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। बाज़ दफ़ा इसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब था, ठीक है, लिटिल बॉय क्या है, ठीक है, लिटिल बॉय वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन यूज्ड इन वारफेयर, ठीक है। इट एक्सप्लोडेड अप्रॉक्सीमेटली 1800 फीट ओवर हिरोशिमा, जापान। जापान में हिरोशिमा में जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिटिल बॉय, ठीक है। और ये 6 अगस्त 1945 में इस लिटिल बॉम्ब को जापान में गिराया गया था। अब इसकी फोर्स कितनी थी, इट हैज़ अ फोर्स इक्वल टू 13,000 टन्स ऑफ TNT, यानी ट्राई नाइट्रोटोलोइन की फोर्स की निस्बत, पावर की निस्बत इसकी जो पावर है, फोर्स है, वो 13,000 ज़्यादा थी, ठीक है। और इमीडिएटली क्या हुआ कि 70,000 टू 1,30,000 जो पर्सन है, पीपल्स हैं, ठीक है, डेथ हुई थी उनकी। इमीडिएट डेथ्स वर बिटवीन 70,000 टू 1,30,000। उसके बाद सेकंड जो है वो क्या था, वो था फैट मैन, ठीक है। फैट मैन जो है ये सेकंड न्यूक्लियर वेपन था जो कि यूज़ हुआ वारफेयर में, और इसको नागासाकी में ड्रॉप किया गया था। नागासाकी जो है ये भी जापान का ही हिस्सा है, ठीक है। इसको 9 अगस्त यानी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था, ठीक है। और फैट मैन डिवेस्टेटेड मोर देन 2 स्क्वायर माइल्स ऑफ द सिटी एंड कास्ट अप्रॉक्सीमेटली 45,000 इमीडिएट डेथ्स। अब फैट मैन की वजह से जो डेथ हुई थी वो कितनी थी, 45,000 डेथ हुई थी। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जो लिटिल बॉय है ये यूरेनियम गन टाइप डिवाइस थी, ठीक है, इसमें यूरेनियम बेस था ये एटॉमिक बॉम्ब, जबकि फैट मैन वाज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड पावरफुल, ये प्लूटोनियम बेस था, ठीक है। प्लूटोनियम एम्प्लॉयन वेपन था, ठीक है, दैट एक्सप्लोडेड विद द फोर्सेस की फोर्स कितनी थी, 20 किलो टन ऑफ TNT, ठीक है। उसकी कितनी थी, उसकी 13,000 थी और इसकी 20 किलो यानी 20,000 ऑफ TNT इसकी फोर्स थी।
तो ये जो है ये भी ये आपने याद रखना है, लिटिल बॉय और फैट मैन क्या हैं और कब गिराया गया, डेट्स याद रखनी है। और इसमें कौन सा यूज़ हुआ। लिटिल बॉय जो यूरेनियम गन टाइप डिवाइस है, जबकि जो फैट मैन है ये प्लूटोनियम एम्प्लॉयन वेपन था। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स हैं। तो सबसे पहले है एज ट्रेसर्स। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं। एग्जांपल ज़रा देखिएगा कि व्हेन वाटर इनरिच्ड in oxygen 18 isotope is used in photosynthesis, it is found that the oxygen involved in the process comes entirely from water, while oxygen of carbon dioxide is retained in organic compound. अब देखें कि फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑक्सीजन प्रेशर को, ऑक्सीजन के आइसोटॉप 18 को यूज़ करेंगे। तो इस मेथड के ज़रिए हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो इंटायरली कम्स फ्रॉम वाटर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाती है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिटेन रहती है, ठीक है। इसी तरह इन एस्टर हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग वाटर इनरिच्ड oxygen 18 isotope, it is found that the acid only contains excess oxygen 18। यानी एस्टर हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, क्या बनता है जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करें, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन 18 को यूज़ करें तो वो ऑक्सीजन 18 आइसोटॉप कहाँ जाएगा, वो जाएगा एसिड में, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट द एसिड ओनली कंटेन एक्सेस ऑक्सीजन 18, जबकि अल्कोहल जो है इसमें जो ऑक्सीजन 18 है वो नहीं जाता, ठीक है। यानी कि वाटर का ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, वो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक हो गया। तो इसको हम एज अ ट्रेसर यूज़ कर सकते हैं आइसोटॉप्स को। अब नेक्स्ट देखिएगा इन मेडिसन। तो स्ट्रॉन्ग गैमा रेडिएशन जो है अमिट होती हैं किससे, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, रेडियम, विच आर यूजफुल टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ कैंसर, ठीक है। तो गैमा रेडिएशन जो अमिट होती हैं इन आइसोटॉप से, इनको यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट कैंसर ग्रोथ। इसी तरह आयोडीन 131 जो है इसको यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट एंड टू क्योर द डिसऑर्डरनेस और कैंसर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसी तरह फास्फोरस 32 आइसोटॉप जो है इसको यूज़ किया जाता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए और ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह जो रेडियो आइसोटॉप है आयोडीन, इसको यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। सोडियम 24 जो है, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है टू डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एज वेल एज फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक। और गोल्ड 198 जो है आइसोटॉप, इसको यूज़ किया जाता है फॉर क्योरिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर। इसी तरह गैमा रेडिएशन जो हैं दे आर यूज्ड टू स्टेलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा अगर एग्रीकल्चर में बात की जाए तो फूड ग्रेन्स एक्सपोज टू गैमा रेडिएशन लास्ट लॉन्गर, ठीक है। ऐसे फूड ग्रेन्स जो कि गैमा रेडिएशन पर एक्सपोज होते हैं, ठीक है, वो लंबे अरसे के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह स्पीरियर प्लांट वैरायटीज़ जो हैं कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंड्यूसिंग म्यूटेशन बाय गैमा रेज को यूज़ करके उनमें म्यूटेशन की जाती है और स्पीरियर प्लांट वैरायटीज़ जो हैं उनको हासिल किया जाता है। इसी तरह पोटैटोज एंड मिल्क आर प्रिजर्व्ड बाय गैमा रेज, ठीक है। पेस्ट एंड इंसेक्ट्स ऑन क्रॉप्स कैन बी किल्ड बाय गैमा रेडिएशन। इसी तरह रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इज यूज टू स्टडी द एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को स्टडी करने के लिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को यूज़ किया जाता है। इसी तरह कार्बन 14 आइसोटॉप को यूज़ किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड बायोसिंथेसिस। इसी तरह सल्फर 35 आइसोटॉप जो है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हेल्पफुल है फॉर द स्टडी ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंजीसाइड्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है इन एग्रीकल्चर फील्ड। नेक्स्ट देखें इंडस्ट्री में, टू स्टडी सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल्स, मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है। इसी तरह गैमा रेज जो हैं फ्रॉम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू डिटेक्ट द फ्लॉज एंड लीक्स इन मोल्ड्स, वेल्डिंग एंड गैस सिस्टम्स। इसी तरह टू मेजर लेवल ऑफ लिक्विड्स इन क्लोज टैंक्स एंड टू ट्रेस मूवमेंट ऑफ ऑयल इन द पाइप्स ऑफ रिफाइनरी। और अल्फा और बीटा रेज जो हैं इनको यूज़ किया जाता है मेटेलिक और प्लास्टिक शील्ड की थिकनेस को मेजर करने के लिए।
इसी तरह जो है टू स्टडी वेयर एंड टेयर ऑफ मशीनरी पार्ट्स बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा एज रेडियोथेरापी। तो कोबाल्ट 60 गैमा रेज एमिट करता है, ठीक है। इनको यूज़ किया जाता है फॉर टेस्टिंग डीपली सेपरेटेड कैंसर ग्रोथ, ठीक है, कैंसर ग्रोथ को डीपली स्टडी करने के लिए। इसी तरह फॉस्फोरस का हमने जिक्र किया कि इसको यूज़ किया जाता है ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है इसको यूज़ किया जाता है हाइपर थायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट के लिए। और सोडियम का भी हमने पहले पढ़ा कि ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए और हार्ट के फंक्शन को स्टडी करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। जी नेक्स्ट देखिएगा इन म्यूटेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो क्रॉप्स की म्यूटेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ताकि म्यूटेशन इसलिए की जाती है ताकि क्या हो, ताकि प्लांट्स की एक तो वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाई जाए, यील्ड को बढ़ाया जाए और डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाई जाए, ठीक है। और ऐसी जो है क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि इन्वायरमेंट से जिनकी अडेप्टिबिलिटी जो है वो बेटर हो। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग को इस टेक्निक को सबसे पहले डेवलप किया था WF लीबी ने, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें क्या किया जाता है, एज ऑफ हिस्टोरिक एंड आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनिक सैंपल्स की एज को डिटरमिन किया जाता है बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12, ठीक है। इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं या कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव है, तो वक्त के साथ साथ क्या होगा, डिके होगा, इसकी परसेंटेज में, इसकी रेशियो में कमी आएगी। तो उस हिसाब से फिर क्या किया जाता है, एज का एस्टिमेट लगाया जाता है। द आइसोटॉप कार्बन 14 इज़ रेडियो एक्टिव, ठीक है। दिस कार्बन 14 एटम इज प्रोड्यूस्ड इन अपर एटमॉस्फेयर बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। तो अपर एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 प्रोड्यूस होती है जब नाइट्रोजन 14 पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, ठीक है। तो द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 14, यानी कि क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मिक्सर है दोनों कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 है, ठीक है। तो एक फिक्स रेशो में मौजूद होते हैं। तो प्लांट्स जो हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उससे क्या बनता है, सेलुलोज बनता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज द प्लांट इज़ अलाइव, जब तक क्या होगा, प्लांट जो है वो अलाइव रहेगा, कार्बन 14 और कार्बन 12 की जो रेशो है, ठीक है, वो क्या होगी, वो सेम रहेगी जो कि रेशो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, उस हिसाब से। यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशो क्या है, फिक्स है। तो जब तक प्लांट अलाइव रहते हैं तो प्लांट्स में भी कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशो फिक्स रहती है। अब क्या होता है कि जब ट्री को काटा जाता है, दरख्त को काटा जाता है, ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये स्टॉप हो जाता है। कार्बन 14 और कार्बन 12 की जो रेशो है, ठीक है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। रीज़न क्या है, कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव है, तो इसकी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, जो कंसनट्रेशन है कार्बन 14 की, उसको फिर मैयर किया जाता है बाय काउंटिंग इट्स रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। फर्ज कर लें कि लिविंग जो ट्री है, लिविंग, उसमें कार्बन 14 की जो कंसनट्रेशन है वो है N0, ठीक है। एट पर्टिकुलर टाइम आफ्टर कटिंग उसकी कंसनट्रेशन कितनी रहेगी, NT, ठीक है। अब क्या है कि एक जो वुड का स्पेसिमेन है, ठीक है, तो उसमें के ज़रिए हम क्या करेंगे, उस वुड की एज को डिटरमिन करेंगे, द एज ऑफ द वुड और ओल्ड जियोलॉजिकल स्पेसिमेन, ठीक है। इसको हम डिटरमिन करते हैं बाय यूजिंग डिसइंटीग्रेशन लॉ। और डिसइंटीग्रेशन लॉ हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को डिटरमिन करने का फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो लैम्डा किसके इक्वल होते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी इंटू लॉग एन नॉट ओवर एन टी, ठीक है। अब लैम्डा जो है इस किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 0.693 ओवर हाफ लाइफ। तो इसकी वैल्यू को यूज़ करते हुए हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं तो उसकी मदद से समझते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये कार्बन डेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन है कि अ बोन टेकन फ्रॉम अ गार्बेज पाइल बरीड अंडर अ हिल साइड हैड कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशो, कितनी है रेशो, 0.477, ठीक है।
टाइम्स द रेशो इन द लिविंग प्लांट और एनिमल। तो व्हाट वाज द डेट व्हेन द एनिमल वाज बरीड। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा कि हाफ लाइफ जो है कार्बन 14 की वो कितनी होती है, वो होती है 5730 ईयर्स, यानी 5730 ईयर्स, ये इसकी हाफ लाइफ है। ठीक हो गया। हमने जो भी रिलेशन पढ़ा था वो रिलेशन क्या था, ठीक है, ज़रा देखिएगा। रिलेशन था कि हम ये लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, अब हाफ लाइफ कितनी है, 5730 ईयर्स। ठीक हो गया। दूसरा जो रिलेशन हमने पढ़ा था कि टी किसके इक्वल होगा, लॉग सी नॉट ओवर सी टी, यानी एन नॉट ओवर एन टी। ठीक है, मल्टीप्लाई 2.303 ओवर लैम्डा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास जो रेशो है कितनी है, रेशो है 0.477। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास रेशो कार्बन 14 टू कार्बन 12 है तो हम 0.477 नीचे लिखेंगे। उसके बाद लैम्डा जो है, लैम्डा किसके इक्वल होता है, लैम्डा ये ऊपर लिखा हुआ है 0.693 ओवर 5730, तो वो हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 6100 ईयर्स, यानी कि वो जो बोन है इतने साल पहले उसको बरीड किया गया था। ठीक है, इतने साल पहले जो है वो डेड, जो एनिमल था वो डेड हुआ था। ठीक हो गया। तो इस तरह क्या किया जाता है, हाफ लाइफ की बेस पे, ठीक है, एज का एस्टिमेट लगाया जाता है थ्रू कार्बन डेटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिएगा। द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन अ पीस ऑफ वुड इज फाउंड टू बी 1/6 ऑफ इट्स अमाउंट इन अ फ्रेश पीस ऑफ वुड। कैलकुलेट द एज ऑफ ओल्ड पीस ऑफ वुड। अब एक है पीस ऑफ वुड जिसमें कार्बन 14 की अमाउंट जो है वो फ्रेश पीस की निस्बत कितनी है, 1/6 है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा अगेन हाफ लाइफ लिखेंगे कार्बन 14 की कितनी है, वो है 5730। ठीक है, यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास वही फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा हमारे पास अगर जो फ्रेश पीस है उसमें कंसंट्रेशन हम क्या लें, 1 लें, तो हमारे पास जो है जो पीस ऑफ वुड है, ठीक है, उसमें फिर कंसंट्रेशन जो है उसकी अमाउंट कितनी होगी, 1/6, तो 1/6 लगा दें। बाकी फार्मूला वही लगेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 14818.5 ईयर्स, यानी कि जो पीस ऑफ वुड है वो इतने साल जो है पुराना है। ठीक है, ओल्ड है। तो इसमें बेसिकली आपने एक तो लैम्डा, लैम्डा के लिए सिंपल है कि क्या करना है, 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, और फिर आपने क्या करना है, फिर टाइम फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, उस लैम्डा की वैल्यू को पुट कर देना है।